हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो मेरे प्यारे? तो आपके लाया हूं 100 नंबर का साइंस। अब आप सोचते सर 100 नंबर कहाँ से मिलेगा? वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, मैं आपको बताऊंगा 100 नंबर कैसे मिलेगा। ठीक है, और मुझे आप पे विश्वास है कि आपके जो एग्जाम में 80 नंबर का जो सवाल होने वाला है उसमें 80 में तो 80 आप जरूर गद्दा छुड़ा कर लाओगे। ठीक है, लेकिन आपकी मेहनत होनी चाहिए। 100 नंबर नहीं तो 100 से 90 तो आएगा, 95 तो आएगा, लेकिन आएगा। 100 नंबर का टारगेट लेकर चलना है अपने आप को। जो रट रट के पढ़ेगा, जो रट रट के पढ़ेगा वो सिर्फ परीक्षा में पास होएगा। ठीक है, और जो समझ समझ के पढ़ेगा वो पूरा दुनिया पर राज करेगा। तो समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो नंबर 9 है, सेट नंबर 9। इससे पहले मैं आपको 8 सेट पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या तो आप प्ले लिस्ट में जाओगे, वहाँ पे साइंस का मॉडल सेट मिलेगा, आप वहाँ पे जाके पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। तो सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस जो होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ऑप्शन ए। दूसरा सवाल है, मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। मैं चाहूंगा कि आधा घंटे के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए। डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है? डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। क्या होती है? 1 मीटर होती है। दूसरा सवाल है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ को क्या कहते हैं? मतलब ऐसे रहता है ना, ऐसे। तो ये क्या होता है? किसी लेंस से बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे। ओके, अगला सवाल है, विरल माध्यम में, या विरल या विरल कहीं बोलते, कहीं विरल कहीं विरल, तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? सघन मतलब गाढ़ा, गाढ़ा माध्यम। और विरल मतलब मान लीजिए पतला। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बोलूँ, हवा और पानी। तो हवा पानी में कौन पतला है? हवा पतला है, पानी गाढ़ा है ना जी। अगर फिर मैं ये करूँ, कंबाइन करूँ कि पानी और कांच में कौन पतला है, तो बोलेंगे पानी कचला है, कचला है। पानी जो पतला है, और कांच जो है वो क्या है? सघन है, मतलब गाढ़ा है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? तो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होगी। जाहिर सी बात, जहाँ पे कम रहेगा, मतलब गाढ़ापन कम रहेगा, वहाँ प्रकाश जो है जल्दी पार हो जाएगा। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, निर्गत कोण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण और अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं निर्गत कोण। क्या कहते हैं प्यारे? निर्गत कोण कहते हैं। सातवां सवाल है, प्रकिरणित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? प्रकिरणित जो प्रकाश होता है ना, उसका जो वर्ण होता है वो किस पर निर्भर करता है? प्रकीर्णन करने वाले कणों के स्वभाव पर तो स्वभाव का जो कण होता है, कण का कोई स्वभाव नहीं होता है। ठीक है, प्रकीर्णन करने वाले कणों के रासायनिक गुण पर, कणों के भौतिक गुण पर, कणों की साइज पर। तो कणों की साइज पर डिपेंड करता है प्रकाश। प्रकीर्णन प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है? कणों के साइज पर। किस पर करता है? कणों के साइज पर निर्भर करता है। नीला, हरा, श्वेत के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होगा? तो देखो, आपको पता है प्राथमिक रंग कितना है? 3 जो है प्राथमिक रंग है, नीला, हरा और लाल। और ये तीनों में से कोई भी आपस में मिलेगा तो श्वेत रंग, यानी कि क्या बनेगा? इसको बोलते क्या? श्यान। 8 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन है सियान। सियान बोलो ही सफेद बोलता है, सफेद रंग है ना, स्याही कलर हो, सफेद हो जाएगा, सफेद। ठीक है, व्हाइट कलर हो जाएगा। ये जो प्राथमिक रंग को अगर मिलाएंगे, तीनों में से किसी को भी आपस में 2-2 करके मिलाएंगे ना, तो श्वेत रंग बन जाएगा। ठीक है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो आपको पढ़े 2 मिनट का डिफरेंस होता है। ठीक है डियर, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमको प्रिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वही सवाल, अच्छा 10वां सवाल वही तो रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उस उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस, यानी कि जो आंख में जो होता है नेत्र होता है, उसी के लेंस के द्वारा तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो अभिनेत्र लेंस बोलेंगे। 12वां सवाल है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक रहेगा? तो आप जब देखेंगे स्पेक्ट्रम, तो नीचे बैगनी रहेगा और ऊपर में लाल रहेगा, तो सबसे ज्यादा झुकाव कौन है? बैगनी झुका हुआ कौन है? बैगनी जो है सबसे ज्यादा झुका हुआ। लाल का सबसे कम झुकाव, अगर लिखा रहा ना सबसे झुका, किस किरण का झुकाव कम होता है तो लाल होता है, अधिक है तो बैगनी। देखो ये सवाल को बनाना पड़ेगा,
प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पारस्पर बाद संयोजित करके यदि तार का प्रतिरोध आर है, कुल तुल्य प्रतिरोध, तो आर बटा आर डैश का अनुमान क्या होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं एक कोई प्रतिरोध है, ठीक है, टुकड़े 5 बराबर भाग में बांटे, इसको 5 बराबर भाग में काट दिया, 5 बराबर भाग में बांटे, इस टुकड़े जो है ना एक लंबा टुकड़ा 5 बराबर भाग में बांटे, आई टुकड़े पे 5 बराबर बंद संयोजित किया, तो 5 बराबर भाग में बांट दिए, कितने भाग में, 5 बराबर भाग में इसको बांटा गया। तो देखिए यहाँ पे अगर एक प्रतिरोध ऐसे दे दिया गया, ठीक है, बोला गया आर प्रतिरोध को 5 बराबर भाग में बांटेगा, ध्यान समझेंगे, ये जो प्रतिरोध यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए आर प्रतिरोध है, इसको 5 भाग में क्या किए, बांट दिए, तो एक का वैल्यू क्या होगा, जब 5 भाग में बांटेंगे तो एक का वैल्यू क्या होगा, आर बटा 5 होगा ना, बोलो, इसको 5 भाग में बांटे तो एक का भाग क्या होगा, 5वां भाग होगा, एक जो छोटा भाग हो जाएगा 5वां भाग, सब जो है आर बटा 5 आर बटा 5 आर बटा 5। अब बोलता है कि जो आर बटा 5 जो टुकड़ा काटे हैं, जैसे मान लीजिए छोटा टुकड़ा काटे ऐसे, तो 5 कट गया, टुकड़ा काटे था, कितना पीस में बचा, 5 पीस में बच गया, 5 पीस को क्या करें, अब पार्श्व क्रम में जोड़ते, क्या क्रम है, पार्श्व क्रम, समांतर क्रम में जोड़ने बोलता है। तो अब जब जोड़ने बोलता था उस कुल का प्रतिरोध जो बोलता है तुल्य प्रतिरोध, यानी कि जोड़ने पे जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ना वो आर डैश के बराबर आएगा। तो आर डैश के बराबर बोले तो 1 बटा, है ना, 1 बटा आर डैश क्या जाएगा 1 बटा, अब क्या हमारा आया था, एक का वैल्यू कितना आएगा, एक प्रतिरोध का वैल्यू कितना आएगा, आर बटा 5 आया था ना, आर बटा 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब भी हमको फॉर्मूला बैठाना होता है तो लिखते हैं ना 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 लिखते हैं ना। तो हमें आर के जगह पे क्या आ रहा, मेरा आर के जगह पे आ रहा आर बटा 5, है ना, एक प्रतिरोध कितना आ रहा, आर बटा 5। इस तरह आगे आगे करोगे तो आर बटा 5, 1 बटा आर बटा 5, 1 आर बटे 5, देखो गया, और सब 5 कहाँ चल जाएगा, सब 5 बनाने पे सब चल जाएगा ऊपर, तो 5 बटा आर 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 हो गया। अब आर आर लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यहाँ पे 1 बटा आर डैश है। अब क्या हमको निकालना है, हमको देखो निकालने क्या बोल रहा है यहाँ पे मित्रा, आर आर डैश निकालना है, आर बटा आर डैश। तो इस आर को ऊपर ले चल जाए, गुना क्रॉस गुना करते हैं, ठीक है, खाली सिर्फ इसी आर को ले जाते हैं ऊपर में, तो ऊपर ले जाएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, और आर डैश कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये तो नीचे ही है, और बचेगा यहाँ पे क्या 25 बचेगा, क्या बचेगा 25 बचेगा। तो जब 25 बचेगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि कैसे बनाए, मतलब एक भाग का वैल्यू 1 बटा आर बटा 5 आया था, टोटल था हमारा कितना आर था, अब 5 भाग में बांटे तो एक भाग का वैल्यू कितना आएगा आर बटा 5। अब इस आर बटा 5 को से समांतर क्रम में जोड़े तो एक प्रतिरोध का कैसे निकालते हैं, 1 बटा R1 प्लस R2, तो यहाँ पे आर के पे आर बटा 5 दिया हुआ है, फिर आर बटा 5 दिया, इसको जब बनाओगे तो आ जाएगा, इसको ये वैल्यू निकालने पड़ता। हमारा लास्ट में क्या आ रहा था 1 बटा आर डैश बराबर आ रहा था 25 बटा आर, ये ना आ रहा था। जब क्रॉस गुना करेंगे तो आर को ऊपर ले चल जाते हैं, तो आर बटा आर डैश, यहाँ क्या बचेगा बराबर, यहाँ पे इसको नहीं क्रॉस गुना करते बस ऐसे रखते हैं, तो 25 आ गया, तो ये 25 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, यानी कि 13 नंबर सवाल, 13 नंबर है ना, 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि किसी चालक से 1 कूलाम्ब आवेश में प्रवाहित होने पर 1 जूल कार्य करता है तो उस पर क्या विभवांतर उत्पन्न होगा। आप पढ़े डब्ल्यू बराबर क्या होता है V/Q, और डब्ल्यू क्या है 1 जूल बटा 1 कूलाम्ब, किसके बराबर वोल्ट के बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है, देखो 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 विद्युत वोल्ट के विद्युत मान से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। P बराबर क्या होता है VI का फॉर्मूला, P बराबर VI। अब I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा P बटा V, क्या हो जाएगा P बटा V, I बराबर क्या होगा P बटा V। तो P बटा V जब हो जाएगा तो P का वैल्यू कितना है 100 है, और इसका V का वैल्यू क्या 250 कटा यहाँ पे, तो 2 5 2 10 5 5 25, जब भाग करोगे तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 एम्पियर। ठीक है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं को बीच की विभवांतर को मापते किससे, दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, क्या हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा। किसका अर्थ जल होता है, जल, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है जल होता है ना, हाइड्रो का अर्थ क्या होता है जल होता है। ताप बढ़ने पे चालक का प्रतिरोध क्या होता है, जब ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा और घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसी में उल्टा होता है, आचालक में ताप बढ़ाएंगे तो आचालक का प्रतिरोध घट जाता है, और ताप जब घटाएंगे तो आचालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी आचालक में अर्धचालक, अर्धचालक आचालक में बोल दिया अर्धचालक। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के ध्रुवों पे क्या होता है, चुंबकीय जो क्षेत्र का वैल्यू होता है, जो चुंबक का साउथ और नॉर्थ जो ध्रुव होता है, चुंबकीय क्षेत्र वह इस साउथ और नॉर्थ पे ध्रुव पे जो है इसका वैल्यू क्या होता है, इस ध्रुवों का मान क्या होता है एकदम महत्तम होता है, क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी लंबवत
अगर किसी लंबवत धारा ऊपर से नीचे की ओर बहे, ऊपर से नीचे की ओर बहे, तो दिशा में क्षेत्र, तो क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी, क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या हो जाएगी, तो इसका होगा घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में होगी। जिस तरह घड़ी घूमती है ना, घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमते हैं, तो घड़ी की सुई के घूमने की दिशा हो जाएगी। तब 20 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये जगह। कब ऐसा होगा, जब ऊपर से नीचे धारा आएगी तब। लेकिन जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो घड़ी की विपरीत दिशा काम करती है, लेकिन ऊपर से नीचे आएगी तो उल्टा घूम जाएगी। ठीक है, आगे है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बतलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखा होता है ना, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, तो रेखा वैल्यू ऐसे जो होता है, तो जो निकटतम होता है, निकटतम उसका वैल्यू क्या होता है, क्षेत्र का मान। जो निकट होता है क्या होता है, क्षेत्र का मान बताता है कि कितना वैल्यू हुआ, निकटतम जो होता है। जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत प्रेरित क्या होता है। जब कुंडली के गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा का वैल्यू क्या होता है जी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन हो जाएगा ए, अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला भी है और ऑस्ट्रेड भी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एम्पियर प्रति मीटर ही बोलते हैं। ठीक है, एम्पियर प्रति मीटर ही बोलते हैं। एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है। एसी जनित्र विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनित्र अस्थायी चुंबक होता है। एसी जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है, डीसी जनित्र उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। तो ये दोनों तो गया काम से। तो यहाँ पे जो 24 का आंसर होने वाला ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पीय वलय होते हैं, और आपको पता है डीसी है ना, यानी कि क्या होता है, डीसी डायरेक्ट करंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिक् परिवर्तन होता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सौर स्थिरांक का मान क्या है, सौर स्थिरांक, तो सौर स्थिरांक का मान होता है 1.4 किलोवाट घंटा प्रति मीटर स्क्वायर। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन है, उत्तम ऊर्जा बायोमास। क्या हो जाएगा, बायोमास उत्तम ऊर्जा स्रोत है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो कितना होता है, तो 400 nm न्यूटन मीटर से 700 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। ये देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है, दो मिल रहा यौगिक और एक नया यौगिक बन रहा। तो दो यौगिक मिल करके जब एक नया यौगिक बनाता है, दो कंपाउंड मिलता है और एक नया कंपाउंड बनाता है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख रहे हैं। अच्छा, वो तो खैर है कि संयोजन बोलेंगे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का मिल रहा, ऑक्सीजन मिल रहा, इसको क्या बोलेंगे, जब ऑक्सीजन मिलता है तो इसको ऑक्सीकरण क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीकरण। आंसर क्या होगा, उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण को हिंदी में बोलते हैं उपचयन, और अवकरण को बोलते हैं अपचयन। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है ना, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं उत्कर्मणीय। क्या बोलते हैं, उत्कर्मणीय। वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है उसको क्या बोलते हैं, उत्कर्मणीय। चूना से दीवार पर सफेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडल में CO2 से अभिक्रिया कर ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। तो जो दीवार को चमकदार मजबूत बनाता है वह क्या है, तारे सिंपल से बात बोलो ना यार, कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना चूना में किसका इस्तेमाल किया था, कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम CaCO3। क्या होगा, CaCO3। रेडॉक्स, अच्छा उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, जब उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया जब एक साथ होता है तो उसको बोलते हैं क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। जब कॉपर चूर्ण यानी कि कॉपर चूर्ण जब Cu है उसको ऑक्साइड में वायु में गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो उस पर जो परत बनेगी वो परत कैसे बनेगी, काली। कैसे बनेगी, काली परत बन जाएगी। चलिए आगे सवाल बोलते हैं, दानेदार जस्ता यानी कि Zn और H2SO4, देखिए गर्म की इसको, तो ZnSO4 बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा और H2 निकल जाएगा बाहर। कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। चलिए, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, CaCO3, उसी को बोलते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर बोलते हैं। संग मतलब होता है पत्थर। ठीक है, संग मतलब क्या होता है, पत्थर, मतलब मरमर के पत्थर, संग। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन लगाते, क्यों, इसलिए टिन लगाते हैं क्योंकि जिंक की अभिक्रिया टिन की अपेक्षा अधिक होती है। अर्थात अगर हम खाने वाले डिब्बों पे जिंक का लेप चढ़ाएंगे तो जो हमारा खाद होगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए तो टिन की अपेक्षा जिंक की अभिक्रिया से क्या होती है, अधिक होती है।
धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा, है ना। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम है NO2CO3, धोने वाला सोडा NO10H2O। और ये क्या खाने वाला NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, ये तो बुझा हुआ चूना है। चलिए 37 सवाल पढ़ते हैं। क्या बोलता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे सवाल पढ़ते हैं। लिटमस रंजक जो बैगनी रंग का होता है कैसा होता है? याद रखिए, लिटमस रंजक कैसा रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। तो बैगनी रंग का जो रंजक होता है वो बोलता है कि उससे क्या बोलता है? लिटमस रंजक जो बैगनी रंग का होता है वो कहाँ से निकलता है? तो लाइकेन से निकलता है। शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या बनता है? यानी कि जो NaOH जो है ना, शुष्क बुझा हुआ चूना है, अगर उस पर क्लोरीन की गैस प्रभावित करेंगे तो विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, CaOCl2 प्राप्त हो, ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं। कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है? ठीक है, आयनिक यौगिक कौन है? तो यहाँ पे CaCl2 क्या हो जाएगा? CaCl2 जो है वो आयनिक यौगिक है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम। 41 का आंसर हो जाएगा बी। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो वही सवाल ऊपर में था ना, हाइड्रोजन। देखिए ये सवाल में आपको बताया था, कभी कभी ऐसे देता, कभी लिख के देता सोडियम हाइड्रोक्साइड, कभी कभी लिखा रहता हिंदी में सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसको जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो इसका बनेगा क्या? Na2ZnO2 H2O, Na2ZnO2 H2O। ठीक है, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहा से जिंक लेपित, यानी कि लोहा पर जिंक जब लगाते हैं ना, जस्ता की जब परत चढ़ाते हैं उसको गैल्वेनिकरण बोलते हैं। कौन अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इनमें से कौन है? ठीक है, तो 45 का आंसर क्या होगा? कॉपर। कॉपर जो है इनमें से सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के यानी कि C6H12O6, तो ऑक्सीजन के 6 अणु हो गया, है ना। कार्बोक्सिल समूह, कार्बोक्सिल ग्रुप प्रतिकारक है। कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिल किस समूह का है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड COOH, आंसर सी हो जाएगा। बता कि कौन सा युग में समायावी दर्शाता है? समायावी कौन सा दर्शाता है? समायावी बोलते हैं कि संरचना सूत्र एक हो लेकिन सूत्र एक ही हो लेकिन संरचना सूत्र अलग हो। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन 2 है, यहाँ भी देखिए कार्बन 2 है। ठीक है, उसका देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन, तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो फिर देखते हैं, यहाँ देखें, यहाँ भी नहीं, वो कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन उधर भी 2 है, 6 है, कार्बन 2 है 6 है, तो कभी ये भी होगा नहीं। ठीक है, ये भी होगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ना इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए CH3 होना चाहिए, CH3। मेरे ख्याल से यहाँ पे CN2 लिख दिया गया है, CH3 होना चाहिए, तब आंसर हमारा सी होता। ठीक है, CH3O ऐसे रहता तो हो जाता समायावी, इसके समायावी बराबर, यानी कि एथेनॉल के बराबर हो जाता। सामान्य सूत्र है ZnH2n, ये किसका सूत्र है? ये एल्कीन का। किसका है? एल्कीन का सूत्र है ZnH2n। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है? फॉर्मिक अम्ल है। एल्कोहल श्रेणी के यौगिक किस अभिक्रियाशील समूह के अंतर्गत आते हैं? यानी कि जो एल्कोहल समूह के श्रेणी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो 51 सवाल है ना, 51 का आंसर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? OH। क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? एल्कोहल का क्या होता है? OH होता है। आंसर हमारा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। He यानी कि हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के बाहरी हाइड्रोजन हीलियम तो 2 ही रहेगा। कितना रहेगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु साइज बढ़ेगा और बाएं से दाएं तक जाएंगे तो परमाणु साइज क्या होगा? घट जाएगा। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होता है? अधिकतम संख्या निकालने का फॉर्मूला है 2n²। क्या है? 2n²। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़, पत्ती, तना, फूल। तो पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है पत्ती में होता है। देखते हैं पानी निकलता है पौधों में, वाष्पोत्सर्जन रात के जब सुबह उठ के देखेंगे तो पत्ती में, पौधे में पानी निकला रहेगा, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया बोलते हैं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो समजात अंग। किस तरह का अंग है? समजात अंग है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वो है उपचयन अभिक्रिया। ठीक है,
कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत यानी कि जमीन के अंदर से जो जल निकलता है वो है कुआं। कौन है डियर? कुआं है। पहले जमाने में देखे होंगे सबके घर में कुआं रहता था और कुआं से पानी निकलता था अपने आप, मतलब जमीन के अंदर से पानी कुआं में भरता था, समझे? ये होता है भूमिगत। कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? डीडीटी क्या है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ठीक है। टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है? तो टिहरी बांध बना हुआ है, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, भागीरथी, इनमें से कोई नहीं, भागीरथी नदी पे। किस नदी पे? भागीरथी नदी पर बना हुआ टिहरी बांध, याद रखिए, भागीरथी नदी पर। चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची श्रृंखला पर्वत चिपको आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रानी नामक गांव में कब हुआ? 1970 के आसपास हुआ था। ठीक, 1970 में। घटपर्णी यानी कि पिचर प्लांट एक उदाहरण है। कौन उदाहरण है घटपर्णी का? कीट भक्षी पौधा। मतलब ये ना, ये परपोषी होता है, अपना भोजन खुद बना सकता है, दूसरे जीव पर निर्भर करता है, जीव पे। और वो भी कैसा जीव? मतलब कीट फतिंगा होता है ना, कीट फतिंगा वगैरह, छोटे छोटे कीट होता है, उन लोग को खाता है, कीट भक्षी। कौन सा जंतु चमड़ी और फेफड़े दोनों से सांस लेता है? चमड़ी से भी लेता है, फेफड़े से लेता है। अब आप एक गौर कीजिए, इनमें से कौन है जो चमड़ी से लेता है, फेफड़ा से लेता है? तो चमड़ी से सांस लेता है, फेफड़ा से सांस लेता है, वो है मेंढक। कौन है? मेंढक है। देखते हैं पानी के अंदर भी रहता है वो, और जमीन के ऊपर भी रहता है। बरसात के दिन टर टर करके रहता है, और जब बरसात खत्म हो जाता है तो पानी के अंदर चल जाता है। ठीक है, ये होता है मेंढक। लाल रक्त कोशिका में लाल वर्णक होता है क्या? लाल रक्त जो कोशिका होता है आरबीसी, वो लाल वर्णक, उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है लाल होता है। नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन किसे पाया जाता है? वृक्क में, हृदय में। तो नेफ्रॉन वृक्क में पाया जाता है। अगर यहाँ पे देता तंत्रिका तंत्र तो मे भी आंसर कन्फ्यूजन होता कुछ बच्चे कि तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन पाया जाता है, ठीक है, और वृक्क में नेफ्रॉन पाया जाता है। इष्ट कैसे बनता है? इष्ट में कैसे जनन होता है? इष्ट और अमीबा में, इष्ट और हाइड्रा में मुकुलन जनन होता है। कैसा? मुकुलन जनन होता है, जनन मुकुलन, इष्ट और हाइड्रा में। याद रखिए बात, बहुत बार पूछी गई सवाल ये। विकासीय दृष्टि से हमारी समानता क्या है? विकासीय दृष्टि से हमारी समानता चीन के विद्यार्थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीन के विद्यार्थी। विकास का मतलब चीन के विद्यार्थी भी आदमी है, और विकासीय दृष्टि में हम लोग, हमारी समानता, क्या बोला जा रहा? हमारी समानता। तो हमारी मतलब हम लोग मानव भी, चीन के विद्यार्थी मानव, तो चीन के विद्यार्थी से समानता है। और एक होता है अफ्रीका टाइप का एक सवाल आता है, उसमें चिंपैंजी होता है। ठीक है। तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे चालक है? तापमान, वर्षा, पवन, तो पर्यावरण के ये भौतिक कारक। कौन है? भौतिक कारक है। कैसे कारक है? भौतिक कारक है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोशिका जो ग्लूकोज का उत्पादन करती है, क्या करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको बोलते हैं? बुद्धि और चतुराई का केंद्र। तब बुद्धि और चतुराई का केंद्र बोलते क्या? सेरिब्रम को। किसको बोलते हैं? सेरिब्रम, यानी कि परामस्तिष्क। ठीक है, जो परामस्तिष्क बोलते हैं उसको बोलते हैं सेरिब्रम। परामस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का भाग होता है परामस्तिष्क, सेरिब्रम। किशोर अवस्था में होने वाला परिवर्तन को क्या कहते हैं? किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसको बोलते हैं क्या? प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी का मतलब होता है कि जो किशोर अवस्था में जो परिवर्तन होता है, जैसे कि लड़की लड़का में परिवर्तन क्या होता है? लड़का बड़ा होता है तो मूंछ दाढ़ी वगैरह ये सब होता है ना, ये होता है प्यूबर्टी। ठीक है, किशोर अवस्था में। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? रक्त लेता कौन? ए बी जो है सबसे रक्त ले सकता, सर्वग्राही। इसका नाम क्या? इसका नाम है सर्वग्राही, रिसीवर बोलते हैं, ब्लड रिसीवर, सबसे लेने वाला। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु। ऑक्सीजन के 3 परमाणु पूछा जा रहा है रियल में। कितने परमाणु होते हैं? 3 परमाणु होते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? ओजोन स्तर के क्षय के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? ओजोन स्तर जो है, जो आसमान में ओजोन स्तर है, अगर वो क्षय होता है तो क्या होगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा। और मोतियाबिंद उत्परिवर्तन नहीं, त्वचा कैंसर। ठीक है, त्वचा कैंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ वो है सूखे घास पत्ते। मेंडल ने मटर के कितने गुणों का कार्य किया था? तो मेंडल ने मटर के 7 गुणों पर काम किया। कितने गुणों पर? 7 गुणों पर काम किया था मेंडल ने। किसी जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं, तो जीवाश्म की आयु अगर पता करना आपको तो रेडियो कार्बन कार के द्वारा प्रदान करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग या रेडियो कार्बन काल के निर्धारण से पता करते हैं। लाल रक्त कण आरबीसी कोशिकाओं को बाद कब्र ग्रह या ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? प्लीहा को। किसको बोलते हैं? प्लीहा को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिगा। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, जिसे चिड़चिड़ापन होता है,
पित्त कहाँ बनता है, इस सवाल में पढ़ा चुका हूँ। देखिए मॉडल सेट में भी आ गया, सैंपल सेट में। पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त बनता है यकृत में। कहाँ बनता है, यकृत में पित्त का निर्माण होता है। अब देखिए 80 सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 80 में आपको ना 80 में आपको 40 सवाल, 40 एकदम पक्का आंसर आना चाहिए, 40। ठीक है, अब चलिए अब 40 नंबर के यहाँ पे देखिए दिखाता हूँ मैं सब्जेक्टिव। देखिए सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर निकट वस्तु को स्पष्ट क्यों नहीं देख पाता है, कारण क्या है, 25 सेंटीमीटर निकट की वस्तु क्यों नहीं देख पाता है, मतलब इसको कौन सा प्रॉब्लम है, दूरदृष्टि प्रॉब्लम है, क्योंकि निकट की वस्तु को नहीं दिख रहा तो दूरदृष्टि प्रॉब्लम है। गोली दर्पण द्वारा परिवर्तन के लिए नई कार्तेज का दर्शाए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि में दो अंतर बताएं। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, उसका अंतर बताना है। ठीक है, प्रतिरोध क्या है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिशत क्यों नहीं करती है, लघुपतन सब क्या समझते हैं, स्पष्ट की कच्ची लकड़ी को जलाना कठिन क्यों होता है। ये आपको सवाल बनाना है, इसमें 4 सवाल का आंसर देना है। ठीक है, दीर्घ सवाल देखो, ये सवाल तो बहुत सारे बच्चे बोले इसको सिद्ध की, ठीक है इसको मैं सिद्ध करके बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको देखें तो ये हमारा यहाँ पे आपको पता है दोनों अगर ये बनाते हैं ना तो दोनों आंसर देना पड़ेगा। कहाँ से, 10 वाला से। और इस 9 का अथवा में देखो यहाँ पे सवाल दिया अथवा में, तो मेरे ख्याल से अगर ये नहीं सिद्ध करने आ रहा तो ये तो आराम से बन जाएगा। फोकस दूरी दे दिया, सामने रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित m बराबर 3, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति पता करना है। देखिए ये है केमिस्ट्री का सवाल। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, गैसिंग किए थे, संयोजन अभिक्रिया क्या गैसिंग किए थे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दो उपयोग बताए, तो उपयोग बताना है। मिश्र धातु क्या है, द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है, दो क्या आप डिटर्जेंट का उपयोग कर बता सकते हैं कि कोई जल कठोर है या नहीं, पेंटेन और समायावी का चित्रण बनाए, एथीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। तो बहुत हल्का हल्का सवाल दिए, 4 बनाएंगे आपको 8 नंबर मिलेगा। ये देखिए एथेनॉल की प्रति किस प्रकार की क्रिया करता है, सबसे ऑक्सीकारक और अकार की पहचान कैसे की जाती है। देखिए 4-5 नंबर का सवाल मिले, किसी एक ही को बनाना है। जीव विज्ञान देखो, वाष्पोत्सर्जन स्थानांतरण में अंतर क्या है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, आयोडीन कमी से कौन सी बीमारी होता है, परागकण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न होती है, एक कोशिका एवं बहुकोशिका जीवों के जनन पद्धति में क्या अंतर है, श्वसन की परिभाषा लिखें, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है, अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। इसमें से बहुत सवाल मेरे द्वारा भी लिखाया गया है और मेरे ख्याल से आप लोग याद भी किए होंगे। तो यहाँ पे हो जाता है इसका कहानी खत्म। देखो मस्तिष्क का चित्र बनाने के लिए आ रहा, और क्या बोला प्रयोग में बताया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपको मैं 30 मिनट के आसपास टाइम लगने वाला है। आधा घंटा टाइम जो मैं वादा किया था कि आधा घंटा कम से कम टाइम लग सकता है, और आधा घंटा टाइम भी लग गया। ठीक है, तो कैसी लगी आपको वीडियो, मजा आया, कितना नंबर। अब देखो यहाँ पे जो 40 नंबर था, 40 नंबर का था सब ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव जितनों बना लीजिए आप, जितनों अगर बना जाओगे घिस पिट करके, अगर आपको 30 नंबर भी आ जाता सब्जेक्टिव में, तो 40-30 कितना हो गया, 70 नंबर, और 20 नंबर मेरे तरफ से ले जाओ प्रैक्टिकल वाला, कितना हो गया, 90 नंबर। तो अगर आप और बेहतर अच्छे से बनाते हैं ऑब्जेक्टिव तो सब्जेक्टिव तो 40 में 40 आएगा, मे भी है ना, 100 का टारगेट ले चलना है अपने को, और आएगा कितना, 90 प्लस आएगा, तो काफ़ी है। ओके, वीडियो को लास्ट करते हैं, लाइक वेक तो किया करो एकदम मन से, पसंद आया तो। अब कौन कौन वीडियो लास्ट तक देखें नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर तो जरूर करना। ओके, दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।